Hello everyone, Radhika Sharma and I welcome you all to our amazing platform MedJX. So students, as you all know that we've started with DNF block and today we'll be discussing the second part of it. So जो बच्चे first part नहीं देख के आए हैं, I request everyone to watch that and then begin with the second part because things are interlinked. So शुरू करते हैं अपना second part of DNF block. So here we have stability of हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इससे पहले के टॉपिक वीव कवर्ड। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कहता है टेबल 4.5, ये वाला जो टेबल बना हुआ है, इट शोज अस द स्टेबल हैलाइड्स। तो सबसे पहले ये बात करने जा रहा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन से ऐसे हमारे एलिमेंट्स है, 3D सीरीज के एलिमेंट्स है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन सिंपल हैलाइड्स। तो देखो, the stable halides of 3D series of transition metals, the highest oxidation number are achieved in TiX4, VF5 and CrF6. तो आप देखो इस टेबल में you are given with titanium X4, मतलब इसका टेट्राहेलाइड। You know what is the oxidation state of titanium? It is +4. तो टाइटेनियम अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिंपल हेलाइड बना रहा है एंड VF5 इसमें क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना हेलाइड बना रहा है। एंड व्हाट अबाउट क्रोमियम, ये भी बना रहा है Cr+6 में। बट मैंगनीज में देखो NF4 है, द हाईएस्ट सिंपल हेलाइड दैट इज फॉर्म्ड बाय मैंगनीज इज MnF4। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे MnF7 होना चाहिए था मैम? क्योंकि मैंगनीज की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +7 है, बट वाई दिस मैंगनीज इज नॉट फॉर्मिंग दिस MnF7? तो ये हमारे माइंड में चीज आनी चाहिए। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीजन देखने से पहले तो हम ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पेपर में सवाल आ जाए, उन्होंने बोला हो डज MnF7 एग्जिस्ट और नॉट, कुछ रीजन एजर्शन टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो हमें ये पता होना चाहिए दैट सिंपल हैलाइड ऑफ मैंगनीज इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डजंट एग्जिस्ट। क्या हमें इतनी बातें लर्न हो गई हैं क्लास के अंदर? ओके, नेक्स्ट दे आर सेइंग that +7 state of manganese is not represented in simple halide. Okay, हमने बोला, but MnO3F is known. तो MnOF3 is तो ऑक्सोहेलाइड ना, ये तो ऑक्सोहेलाइड है, हमें तो सिंपल हेलाइड में नहीं मिली, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। तो अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछे, अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई हमें बताओ which of the transition metal of 3D series shows highest oxidation state in halide, so what will be your answer? आप क्या आंसर करोगे? आपको ऑप्शन दे दिया उसने, टाइटेनियम, मैंगनीज, then you have vanadium, then you have your chromium। तो आंसर बेटा आपका क्या आएगा? क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम F6 का हेलाइड है जो सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो योर ऑप्शन विल बी क्रोमियम हियर। लेकिन अगर वो आपसे पूछ दे विच मेटल हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज, तो आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा? इसी में अगर मैं आपको ये सारे ऑप्शन दे दूं, इन ऑप्शंस में, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मैंगनीज का। क्यों? क्योंकि मैंगनीज हम इसने हेलाइड तो नहीं मेंशन किया ना। अब MnOF3 में देख लो, मैंगनीज तुम्हारा +7 है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, राइट? तो ये चीजें हमें यहां से क्लियर हो गई। नाउ MnOF3 is known and beyond manganese no metal has trihalide except FeX3 and cobalt F3। तो कह रहा है कि ट्राईहेलाइड भी आयरन बना रहा है, कोबाल्ट बना रहा है, आगे तुम देख लो निकल नहीं बना रहा है, कॉपर नहीं बना रहा है, जिंक नहीं बना रहा है। तो ट्राईहेलाइड्स सिर्फ मैंगनीज के बाद अगर कोई बना रहा है तो आयरन है एंड कोबाल्ट। अब इसका रीजन आप देखो, द एबिलिटी ऑफ अ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ईदर ड्यू टू
अब ये जो हमारा फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज कर देते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं। क्या रीजन बोलता है? ईदर ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी, कि जब ये कोबाल्ट और फ्लोरीन अपना कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, उस टाइम ये काफी हाई एनर्जी रिलीज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। और हायर बॉन्ड एंथैल्पी in terms, higher bond enthalpy terms for higher covalent compounds, जैसे VF5 है, CrF6 है, कह रहे हैं जब ये बनते हैं तो इनकी बॉन्ड एंथैल्पी इतनी ज्यादा होती है। देखो ना, कोई चीज अगर बन रही है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोसेस शुड बी एक्सोथर्मिक, है ना। एनर्जी, हम ऐसा नहीं होना चाहिए हमने एनर्जी दी और वहां से जब वो चीज बन गई, बॉन्ड्स बन गए, तो एनर्जी कम रिलीज हो रही है, तो उसे कॉम्पनसेट करना पड़ता है। तो कह रहा है रीजन है या तो लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है फ्लोरीन्स के साथ, या फिर इनकी बॉन्ड एंथैल्पी, सो दैट इज व्हाई दे फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये रीजन है। हो सकता है एजर्शन रीजन में हमसे कुछ इस तरह का सवाल आए, बट ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सिंपल हैलाइड्स में सबसे ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने अपने ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो टाइटेनियम भी शो कर रहा है, वेनेडियम शो कर रहा है, क्रोमियम शो कर रहा है। इनमें से देखे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्रोमियम शो कर रहा है, जबकि मैंगनीज +7 शो करता है, बट सिंपल हैलाइड्स में वो नहीं कर सकता। Now, although vanadium +5 is represented by VF5, the other halides, however, undergo hydrolysis to give oxohalides. कह रहा है कि VF5 exist करता है, लेकिन तुम सोचो कि BRF5, VI5 ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये टूट जाते हैं अपने ऑक्सोहेलाइड्स में, जैसे ये VOBr3 दे देगा। तो ये जो है हमारा फ्लोरीन ही स्टेबलाइज कर रहा है इनकी हायर oxidation states को. Now another feature of fluoride is their instability in the low oxidation states, example VX2. कह रहा है ये low oxidation states को stabilize नहीं करता है क्योंकि इनकी tendency होती है higher oxidation में जाने की, क्योंकि ये ज्यादा electronegative है, right? अब इसी में बेटा आगे एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज आपको बताएगा कॉपर के हैलाइड्स के बारे में। अब ये कहता है इन केस ऑफ Cu2+, देखो यहाँ पे आपके पास जो कॉपर का हैलाइड होता है, कॉपर 2+ का हैलाइड आपका क्या बनेगा? CuI2, ये बनेगा कॉपर का हैलाइड। ये कह रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आयोडीन के साथ तुम्हारा कॉपर का ये हैलाइड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बाकी बाकी करेगा। देखो यहाँ पे तुम्हें मेंशन किया गया है, ये होता है भाई कॉपर X2, लेकिन क्लोरीन के साथ हो जाएगा, फ्लोरीन के साथ हो जाएगा, लेकिन आयोडीन के साथ नहीं होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब सुनो, तुम्हारे पास जो आयोडीन है, इसमें कॉपर किस में है? +2 में है, साथ में क्या है तुम्हारा? आयोडाइड, ठीक है, I-। अब I-, जो आयोडीन होता है बेटा, वो कैसा होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाकियों के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बेटा होता क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन, ये आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, तो दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ना। कॉपर इसका इलेक्ट्रॉन गेन करके, कॉपर इसका इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा? कॉपर प्लस। कॉपर तुम्हारा कॉपर 2+ से कॉपर प्लस में चला गया, तो यहां क्या बन जाएगा तुम्हारा? कॉपर प्लस प्लस I2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसे आप क्या लिख सकते हो? Cu2I2। इसमें कॉपर तुम्हारा क्या? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही तो है, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में ये रिएक्शन लिखा है, कॉपर 2+ + 4I- Cu2I2 + I2, राइट। तो इसने क्या कर दिया? देखो, कॉपर की रिडक्शन कर दी, क्योंकि खुद की क्या कर रहा है बेटा? खुद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद की ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो दूसरे की क्या करेगा? रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहां पर इसने कॉपर 2+ को कॉपर +1 में चेंज कर दिया, एंड ऑब्वियसली दिस कॉपर 2+, दिस इज हियर इज योर, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ये D9 है, ये तुम्हारा D10 है, ये वैसे भी ज्यादा स्टेबल है तुम्हारा। एक बात इसमें तुम ध्यान रखोगे कि ये रिएक्शन जो हो रही है, ये तुम्हारी बिना पानी के हो रही है, विदाउट वाटर।
पानी में ये गेम उल्टा हो जाएगा, पानी में जाके ये गेम उल्टा हो जाएगा। पानी में तुम्हारा कॉपर 2+ स्टेबल होता है, पानी के बाहर कॉपर +1 स्टेबल है और पानी में तुम्हारा कॉपर 2+ स्टेबल हो जाता है। तो देखो क्या होता है, आपके पास जो कॉपर प्लस बन रहा है हमारा, हम पानी में डालेंगे उसको तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, कह रहा है हाउएवर कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो अपनी एनसीईआरटी में, इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। बेटा जी पानी में, विद पानी लिख लो, विद वाटर तुम्हारा ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा एंड कॉपर 2+ तुमको सॉल्यूशन में मिलेगा। अब इसका रीजन भी वो लिखता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ एक्वस रादर देन कॉपर प्लस एक्वस इज ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे तुम्हें पता है कॉपर 2+ में भाई ये भला चंगा D10 में बैठा था, ये D9 में चला गया, तो सोचो ना भाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी ज्यादा रही होगी इसकी, लेकिन उसको कॉम्पनसेट कर देती है तुम्हारी हाइड्रेशन एनर्जी की, इतना ज्यादा हाइड्रेट करती है इस कॉपर 2+ को। तो पानी में तुम्हारा जो कॉपर है वो एज अ कॉपर 2+ एग्जिस्ट करेगा, इस पे सवाल आ सकता है तुम लोगों को। सो ये पूरा जो टॉपिक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है मोर देन विच हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+ देन कॉपर प्लस से काफी ज्यादा है, विच मोर देन कॉम्पनसेट्स फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑब्वियसली ना D10 से D9 में जाने के लिए हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, भाई तुम स्टेबल चीज से अनस्टेबल पे लेके जा रहे हो, बट कह रहा है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कॉम्पनसेट कर देती है, तो इसकी ज्यादा हाइड्रेशन होती है कॉपर 2+ की, इसीलिए एक्वस मीडियम में ये कॉपर 2+ बनाता है। आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्या लिखता है वो, ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is demonstrated in the oxides। अब यहाँ पे जो मैंने तुम्हें बोला कि MnF7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका रीजन इस पैराग्राफ में तुमको मिल जाएगा कि क्यों मैम, क्यों मैंगनीज अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ शुरू दिखा देता है या ऑक्सो हैलाइड्स में दिखा देता है, बट क्यों सिंपल हैलाइड्स में वो नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो इसका रीजन लिखा है, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज these high oxidation state, underline this, states exceeds that of fluorine, thus the highest manganese fluoride is MnF4, हमें पता है ये सिर्फ टेट्राहेलाइड बना पाता है, whereas highest oxide is Mn2O7। यहाँ देखो +7 में है मैंगनीज, यहाँ तुम्हारा +4 में है। द एबिलिटी, क्यों, क्या रीजन है, इस लाइन को स्टार मार्क करो बेटा, इस लाइन को तुम स्टार मार्क करो, यहाँ रीजन छुपा है, the ability of oxygen to form multiple bonds to metal explains its superiority। कह रहा है कि मैंगनीज जो ऑक्सीजन है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। पता है ना यार, फ्लोरीन क्या करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा, हेलोजन है ना उसका ऑक्टेट एक बॉन्ड से कंप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन का 2 से हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड देखो ना यहाँ पे, अगर तुम्हें कह रहा है Mn2O7 में, ये मैं अगर Mn2O7 का स्ट्रक्चर बना दूं, ये बना दिया, ठीक है जी, या फिर वो कह रहा था MnO3 है ना, हमारे पास जो कंपाउंड बना था पीछे वो क्या था MnO3F, ठीक है, तो एक F जोड़ो, डबल बॉन्ड O ऐसे लगा दो। अब तुम खुद सोचो, यहां पर भी देखो, इन ऑक्सीजन की वजह से +2, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +1, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने ऑक्सीजन चिपके, 3 चिपके +6 बढ़ा गए, एक फ्लोरीन से आ रहा है। अगर तुम्हें MnF7 बनाना होता, तुम खुद सोचो तुम्हें कितने फ्लोरीन लगाने पड़ते, तुम्हें इतने सारे फ्लोरीन लगाने पड़ते तो स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं हो जाती, इतनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती, तो इसीलिए ये इतने ज्यादा फ्लोरीन चिपकेंगे तो +7 आएगा, जो कि स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, अनस्टेबिलिटी आएगी। यहाँ देखो इसकी भी +7, कितने ऑक्सीजन चिपके, 1 2 3 4 ने चिपक के वो काम कर दिया जो यहाँ 7 को करना पड़ रहा था।
यहाँ पे ये हिंड्रेंस भी नहीं क्रिएट कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो इसीलिए हमारा मैंगनीज जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पसंद करता है ऑक्सीजन के साथ एज फ्लोरीन के कंपैरिजन में। और कुछ बातें भी लिखता है यहाँ पे ये, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर, जैसे स्कैंडियम O3 है, ठीक है जी, तो तुम्हारे पास क्या है, स्कैंडियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेटस +3, +2 में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमने बात करी है, Mn2O7 यहाँ पे +7। चलिए, बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैंने बोला अभी लास्ट तुम्हें वो भी दिखाया है पीछे टेबल कि 7 के बाद तुम्हारा आयरन एंड कोबाल्ट जो है वो ट्राइहेलाइड्स बनाते हैं, बट उसके बाद तुम्हारा ना कॉपर बनाता है ना जिंक बनाता है ट्राइहेलाइड। एंड दे आर सेइंग बिसाइड्स द ऑक्साइड्स, भाई ऑक्साइड्स के अलावा भी ऑक्सोकेटायंस स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जैसे वेनेडियम है ऑक्साइड्स के अलावा ये भी बना रहा है VO2 पॉजिटिव। यहाँ पे वेनेडियम की जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 5, यहाँ पे निकालो वेनेडियम +4, तो ये ऑक्सोकेटाइंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे टाइटेनियम का टाइटेनियम +4 दिखाता है, टाइटेनियम +4 दिखाता है, तो ये ऑक्सोकेटाइन भी बनाता है TiO2 पॉजिटिव, यहाँ पे तुम्हारा टाइटेनियम क्या है +4, मतलब ये ज्यादा है नहीं अपने सिलेबस में, इसमें जैसे TiO2 में दिखाएगा टाइटेनियम अपना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट दैट्स नॉट वेरी स्टेबल इन एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में ये इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं एज ऑक्सो एनाइंस TiO2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जस्ट एक लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी ने, तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है। नाउ इन द कोवेलेंट ऑक्साइड, ये मैं आपको बता चुकी, मैंगनीज यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रली अटैच है और ये बीच में ब्रिज ऑक्सीजन लिंक कर रही है स्ट्रक्चर में, दैट्स इट। जो मेन चीजें थी हमने इस पूरे पैराग्राफ में वो डिस्कस कर ली है। आई होप तुमको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेटा जब हम खुद से पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी स्पेशली फॉर D&F ब्लॉक, हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसको पढ़ने में, उसकी एक एक लाइन से हमको क्या इंटरप्रेट करना है, दिस इज डिफिकल्ट फॉर अस। तो आपको यहाँ पे जो चीजें अंडरलाइन करने को बोली है या मैं कुछ साइड में लिखती हूँ, सो दैट मीन्स यू हैव टू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। हाँ जी, तो ये कुछ ऑक्साइड्स दे रखी हैं, तो देखो मैंगनीज +7 में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे क्रोमियम +6, ये तुम्हारा यहाँ पे +5, ये +4, स्कैंडियम अपना +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, आयरन +3 भी बनाता है, +2 भी बनाता है, ये तो मिक्स्ड ऑक्साइड हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ पे ये +3 वाली है, यहाँ पे +2 +3 दोनों होगी, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी ये +2 है। फिर कोबाल्ट भी मिक्स्ड ऑक्साइड शो करता है, +2 में ऑक्साइड शो करता है, निकल की तुम्हारी +2 में ऑक्साइड है, कॉपर तुम्हारा +1 में भी बना रहा है, +2 में भी बना रहा है, जिंक तुम्हारा +2 में। ये तो कुछ ऑक्साइड्स हमारी लिखी गई हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में। नाउ केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज, तो वैसे इसको हमने समझ लिया था जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पढ़े थे पिछले वाले पार्ट में, वहां पे हमने इनका भी डिस्कशन किया था। यहाँ पे वही चीजें हैं, दोबारा मैं एक बारी से इस पैराग्राफ को पढ़ लेती हूँ तुम्हारे लिए। तो ट्रांजिशन मेटल्स वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी, मेनी ऑफ देम आर सफिशिएंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स इजिली दे देते हैं टू डिजोल्व इन मिनरल एसिड्स। ऑब्वियसली यार एसिड H+ देगा, उसको हाइड्रोजन में चेंज होना है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, सामने कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, अपना हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। नाउ ऑल्दो कह रहा है, ऑल्दो अ फ्यू आर नोबल मतलब नहीं रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, दैट इज दे आर अनअफेक्टेड बाय सिंगल एसिड्स। ठीक है जी, अब कह रहा है मेटल्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज कौन सी होगी हमारी 3D सीरीज की बात कर रहा है, विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉपर एंड आर relatively more reactive and are oxidized by 1 molar H+। मतलब कह रहा है कि एक उसमें कॉपर है जो तुम्हारा
एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, 1 मोलर H+ के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी सब कर रहे हैं। एंड तुम्हें पता है कि कॉपर के साथ क्यों नहीं कर रहा है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या था? पॉजिटिव में +0.34। तो कॉपर विलिंगली अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है, वो तो रिड्यूस होना चाहता है भाई, वो तो इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है, वो थोड़ी मेटल को, एसिड को अपना H+ को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है? तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, कह रहा है। तो ये सारी बातें बोली गई हैं यहाँ पर। the actual rate at which these metal reacts with oxidizing agents like H+ is sometimes slow, धीरे रिएक्ट करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी यही है कि ये तो पता होना चाहिए कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वैल्यू हमने देखी थी पॉजिटिव है, तो वो रिएक्ट इनके साथ नहीं करेगा। फिर कह रहा है जनरल ट्रेंड टूवर्ड्स लेस नेगेटिव E0 वैल्यू is related to increase in sum of first and second ionization enthalpies। आप ये जो ट्रेंड देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट जब हमने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज डिक्रीज कर रही है, इनके पीछे रीजन क्या है कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज है, इनका सम बहुत ज्यादा है। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। अब कह रहा है ये यहां से देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेयर एज the stabilities of half filled d subshell of d5 in manganese 2+ and completely filled d subshell d10 in zinc are related to their E0 values. For nickel, E0 value is related to highest negative enthalpy of hydration। तो हमने पढ़ा था कि भाई E0 values for Mn हाँ जी, for Mn to Mn2+, इसकी जो E0 वैल्यू होती है, मतलब तुम्हारा जो मैंगनीज है बेसिकली वो क्या Mn2+ में जाना चाहेगा ना, Mn2+ में जाना चाहेगा, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो काफी ज्यादा हाई होगी। ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा मेरे को बताओ क्यों होगा कि तुम्हारी ये वैल्यू E0 की वैल्यू इसके लिए ज्यादा होगी? अच्छा, ये मैंने ऑक्सीडेशन की लिख दी ना, रिडक्शन की वैल्यू दी रखी होती है हमें, तो मैं इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिख देती हूँ, और क्या, ठीक है। हमें पता है कि साइन का ही डिफरेंस होता है बस, Mn2+ Mn। हम देखते हैं ये रिडक्शन हो रहा है, इससे उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसके लिए बेटा वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। ये कह रहा है दिस वैल्यू इज मोर नेगेटिव, तो मतलब उल्टा मैं अगर सोचूं कि Mn2+ में जाना चाहता है, क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, तो उसके लिए वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी। मतलब ये तो चाहता है ना Mn से Mn2+ में जाना, क्योंकि यहाँ तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन ये क्या कर रहा है? D5 अटेन कर रहा है। क्या होती है ये? 3D5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, D5 में आ जाएगा ये। तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ रही है? एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। सिमिलरली जिंक में भी तुम्हें पता है Zn2+ में तुम D10 अचीव कर रहे हो। और निकल का रीजन है कुछ और बताता है, निकल का रीजन बताता है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Ni2+, कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। देख लो यहाँ पे हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसीलिए ये निकल 2+ में जाना चाहता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हमने जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस किया था तब हम ये कर चुके थे। सो एन एग्जामिनेशन ऑफ E0 वैल्यूज फॉर द रिडॉक्स कपल M3, एक हमने रिडॉक्स कपल पढ़ा था M2+ टू M, और एक हमने पढ़ा था जिसकी टेंडेंसी M3+ से M2+ जाने की है, shows that Mn3+ and cobalt 3+ ions are strongest oxidizing agent. The ions Ti2 positive, V2 positive and Cr2 positive are strong reducing agents and will liberate hydrogen from dilute acids। अब इसका मतलब समझ लो, मैंने फटाफट पढ़ दी तुम्हारी लाइन, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैंगनीज है, अगर तुम्हारा मैंगनीज तुम्हारा +3 में है, मैंगनीज तुम्हारा +3 में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? D4। अब तुम्हारा क्रोमियम +2 में है, +2 में है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? D4 है। क्या होता है ना, क्रोमियम इज 24, 3D5 4s1, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे D4 बन जाएगा, कह रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है और इसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? अब तुम्हें पता है कि Mn3+ क्या करेगा?
एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2+ में जाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसको क्या अचीव हो रही है, फुली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन विच इज मोर स्टेबल। भाई D4 से ज्यादा तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है ये वाली, तो वो क्या करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन मतलब खुद की रिडक्शन कर रहा है, तो दूसरे की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन क्रोमियम में कह रहा है कि ये क्या चाह रहा है कि ये क्रोमियम+2 से क्रोमियम+3 मूव कर जाए, जिसके लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, तो दूसरे की क्या कराएगा, रिडक्शन। ऐसा ये क्यों कर रहा है, यहाँ पे ये D4 है बेटा, यहाँ पे ये D3 हो जाएगा। तो जब ये स्प्लिट करेगा, है ना, जब ये हमारे पास कंपाउंड बनाएगा, आसपास जब लिगेंड्स होते हैं, तो जब ये स्प्लिट करते हैं इसके d ऑर्बिटल्स, तो अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन का आइडिया हो अभी, तो T2G3 आ जाएगा। जो तुम्हारे स्प्लिट करते हैं d ऑर्बिटल्स इस तरह से, Eg के 2 सेट और T2G के ऐसे 3 सेट्स, तो यहाँ पे तुम्हारे ऐसे आ जाएगा T2G3 विच इज योर हाफ फिल्ड स्टेबल बन रहा है। मतलब एक तरह से मैं ऐसे बोलूँ तो इसकी CFC ज्यादा होगी, यहाँ पे इसकी CFC ज्यादा होगी, इसीलिए ये क्रोमियम+3 बना के खुश है। तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, क्योंकि ये D4 से D3 में जाके खुश है और ये D4 से D5 में जाके खुश है। ये खुद का रिडक्शन, तो दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये रीजंस होते हैं इनके पीछे। तो देखो, क्रोमियम तुम्हारा एक्वस मीडियम में कहाँ चला गया, 2+ से तुम्हारा 3+ में चला गया है, राइट। तो खुद की ऑक्सीडेशन, दूसरे की रिडक्शन, तो ये क्या कर देगा, एसिड से तुम्हारा H2 गैस लिबरेट कर देगा। आई होप तुम्हें पैराग्राफ समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है तुम लोगों के पास, फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स द E0 वैल्यूज आर, एक्सप्लेन द इरेगुलरिटी इन द अबव वैल्यूज। तो हमने बात की थी जब ये वाला हमने करा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टॉपिक, तो वैल्यूज आर वेरी इरेगुलर। आप देख लो, इसकी पॉजिटिव है, कहीं पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही, तो काफी इरेगुलर वेरिएशन है। किसकी वजह से होता है ये वेरिएशन, बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ये जो IE1 IE2 है, इनकी वजह से ये हम लोगों को इरेगुलर ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, एंड ऑल्सो योर एटोमाइजेशन या फिर सब्लिमेशन एंथैल्पी, इनकी वजह से। तो मैंने तुम्हें पूरा वहां पे डिस्कस किया था कि तुम्हारा जब सॉलिड पहले गैस में चेंज करते हैं, एटोमाइजेशन देते हैं, फिर उसके बाद तुम वहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, IE1 दोगे, IE2 दोगे, फिर हाइड्रेशन होगी। तो उस तरह से कुछ कुछ हमारे पास जो मेटल्स थे उनकी IE2 बहुत ज़्यादा थी, तो भी हमें ट्रेंड में वेरिएशन देखने को मिली, कुछ की एटोमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। Why is E0 value for Mn3+ to 2+ couple is much more positive than Cr2+ to Cr3+ to Cr2+ और Fe3+ to Fe2+? तो हमने बताया ना, यहाँ पे तुम्हारा ये जो है कि मैंगनीज 3+ से 2+ में जाके क्या हो रहा है, D5 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, ठीक है। मच लार्जर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज वेयर द रिक्वायर्ड चेंजेस D5 to D4। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन रहा है, D5 बन रहा है, राइट। और यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारा D3 से तुम्हारा किस में जाएगा, ये D4 में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हम लोगों को इस तरह से देखने को मिलता है कि Mn3+ के लिए तो ये वैल्यू मच मोर पॉजिटिव आएगी। चलिए, नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखें हम इनकी, तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि जब हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसे हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां पे हम बोलते हैं कि हमारा जो भी कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख लो, ये लाइन पढ़ लो एक बार, सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड स्ट्रॉन्गली। पहले ये देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड फील्ड, while paramagnetic substances are paramagnetic substances are attracted, substances which are attracted very strongly are said to be ferromagnetic। जो बहुत ज्यादा strongly attract होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो हो सकता है वही डेफिनेशन वगैरह पे आ जाए। अब इसमें देखो, ये फॉर्मूला बताया हुआ है ऑलरेडी, एटॉमिक में भी इस फॉर्मूले को पढ़ते हो तुम। अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालियो, म्यू = √n और ब्रैकेट में n+2। तो देखो,
इस फॉर्मूले से जब तुम वैल्यूज निकालोगे तो 0 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 आएगी, जब 1 होगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 होगी 2 पॉइंट समथिंग, 3 तो 3 पॉइंट समथिंग, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो कह रहा है ऑब्जर्व में थोड़ी वेरिएशन आती है, ऐसा नहीं होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं ऑब्जर्व बिल्कुल सेम आती है, बट याद करने की हमको जरूरत नहीं है, बट हाँ फॉर्मूला से निकालने आनी चाहिए। और कैलकुलेशन ज्यादा कुछ नहीं है, 1 अनपेयर्ड है तो 1 समथिंग, 2 है तो 2 समथिंग, 3 है तो 3 समथिंग, कुछ ऐसी ऐसी ही कैलकुलेशन आती है। अब आ जाओ कलर्ड कंपाउंड्स में। तो हमारा कलर्ड कंपाउंड्स बनने का रीजन क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है, कुछ में हमारा LMCT भी होता है, बट हम यहाँ पे बात करें डी ट्रांजिशन की। तो आपके पास जब इलेक्ट्रॉन, हमें बताया कि तुम्हारा डी ऑर्बिटल ऐसे स्प्लिट कर जाता है ना, T2G में और EG में, तो क्या होता है अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तुम्हारे पास नीचे, तो वो एक्साइट करेगा ऊपर, कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर वापस आएगा तो एमिट करेगा, कोई सर्टेन वेवलेंथ की उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो वो आएगा और उस वेवलेंथ को एमिट करेगा, तो जिस कलर को उसने एब्जॉर्ब किया होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो एमिट करता है, जिसकी वजह से हमारे कंपाउंड में कलर आता है, विबग्योर, है ना। तो जैसे उसने कोई कलर एब्जॉर्ब किया, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री वो एमिट करेगा, जब एमिट करेगा रेडिएशन वही कलर शो करेगा। तो ये कुछ एनसीईआरटी ने कलर्ड सी पिक्चर लगा रखी है कलर दिखाने के लिए। अब हमें क्या याद रखना है, देखो हमें याद रखना है कि D0 वाले जो होंगे, D0 वाले होंगे वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, भाई कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है एक्साइटेशन के लिए, डी ट्रांजिशन हो ही नहीं पाएगी, तो कहाँ से कलर आएगा। D10 वाले नीचे के भी भरे हैं, ऊपर के EG भी भरे हैं, कहाँ ट्रांजिशन होगी, तो ध्यान रखो D0 D10 वाले तुम्हारे कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। बाकियों के कलर को एक बारी नजर मार लेना, ठीक है। कुछ कुछ जैसे हमें बचपन से याद होता है, कॉपर 2+ ब्लू होता है, निकल 2+ ग्रीन होता है, कुछ जो नहीं लर्न है तुमको वो तुम देख सकते हो, जैसे Mn2+ पिंक होता है, राइट। चलो इसके बाद आ जाओ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो तुम्हारे जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन बोल रही हूँ, ये जो तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, काफी सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, ये तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हो, ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते हो, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम लोग कोऑर्डिनेशन में तो देखते हैं। अब इसमें मेन चीज क्या है कि तुम्हें ये बोल रहा है कि ये ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस बनाते क्यों हैं, राइट। तो क्यों बनाते हैं भाई ये, क्योंकि इनके साइज कैसे होते हैं, स्मॉलर, ये लाइन यहाँ से हाईलाइट कर लो, हाई आयनिक चार्जेस होते हैं, और क्योंकि इनके पास अवेलेबिलिटी होती है डी ऑर्बिटल्स की फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो ये कुछ रीजंस है, हो सकता है रीजंस वो देके तुमसे पूछ ले स्टेटमेंट में। अब है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं, एज अ कैटलिस्ट वो वर्क करते हैं, मतलब किसी रिएक्शन को कराने में वो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे दो चीजें हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है, जैसे हम पढ़ते हैं ना हाइड्रोजनेशन, मान लो तुम्हें इनको रिएक्ट कराना है, तो ये दोनों गैसेस हैं, भाई नहीं चिपकेंगी, दूर दूर नहीं जाएंगी, तो हम क्या ये क्या करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं, हम जैसे पैलेडियम प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, निकल कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, तो ये एक सरफेस प्रोवाइड कर देता है कि ये आके इनके साथ चिपक जाए, ये आके इनके साथ चिपक जाएगा, तो जो इनके बॉन्ड है इसके साथ बनने लगेंगे, अपने बॉन्ड तोड़ने लगेंगे, और फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ऐसे ये आपस में कोलाइड ही नहीं कर रहे थे, रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, कैटलिस्ट ने एक सरफेस प्रोवाइड कर दिया, राइट। तो वही लिखा है देखो, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो क्या कहते हैं, एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्या रीजन है इनका कि ये तुम्हारे कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक तो भाई कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को अडॉप्ट कर सकते हैं एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, जैसे वेनेडियम ऑक्साइड हम कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं, फाइनली डिवाइडेड आयरन हेबर प्रोसेस में, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, निकल हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं। क्या बोल रहा है, कैटलिस्ट एट अ सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ द सरफेस, जैसे मैंने तुमको अभी बताया। तो क्या होता है, दिस हैज द इफेक्ट ऑफ
इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट। वो एक जगह आ जाएंगे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी एट द कैटलिस्ट सर्फेस एंड ऑल्सो वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स। वही चीज मैंने बोली, उनके खुद के बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बन जाएंगे। तो अब ये एक एग्जाम्पल देता है, तो आई थिंक तुमको ये एक बारी तो इक्वेशन को देख लेना चाहिए। यहाँ पे ये जो तुम्हारा आयरन है एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, हमें रिएक्शन कराना है, आई नेगेटिव जो है तुम्हारा उसको I2 में चेंज करना है, S2O8 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में हमको चेंज करना है। तो क्या करना है, I नेगेटिव को हमने ऑक्सीडाइज करना है। तो हमने क्या किया, Fe3+ ले लिया। अब तुम्हें पता है Fe3+ इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद की रिडक्शन कर सकता है, क्योंकि ये तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। Fe3 चला जाएगा Fe2+ में, और फिर ये Fe2+ तुम्हारा S2O8 2 नेगेटिव से कर लेगा, क्योंकि ये खुद की ऑक्सीडेशन भी करा सकता है तो सामने वाले की रिडक्शन भी करा देगा। तो मिल गए हमको हमारे प्रोडक्ट्स। देखो इसकी हेल्प से जल्दी हो गया रिएक्शन, ऐसे इसको काफी टाइम लगता। अब आ जाओ तुम्हारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पे। अब ना इसके जो पॉइंट्स दिए हैं, कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है इन पॉइंट्स पे। ज्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि बड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, बट हाँ हमें कुछ पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में एटलीस्ट दे रखे हैं उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattices of metal। जब मेटल में, हमारे क्रिस्टल लैटिस में ऐसे स्पेस होता है ना, देखो बचा हुआ स्पेस होता है इनमें, जब ये ऐसे अपने हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये स्मॉल छोटे छोटे एटम्स अगर यहाँ पे ट्रैप हो जाए, छोटे छोटे एटम्स ट्रैप हो जाएं, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दे आर यूजुअली नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। भाई ऐसे तुम्हें कोई स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। देखो जैसे ये है VH 0.56, तो ये कोई स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो हुई। TiH 1.7, तो कह रहा है कोई ऐसा हमें स्टोइक्योमेट्रिक यहाँ पे रेशियो नहीं देखने को मिलती है। फॉर्मूलाज quoted do not correspond to any normal oxidation state, ये कोई normal oxidation state नहीं है। Because of the nature of their composition, these compounds referred to as interstitial compounds। अब यहाँ पे देख लो ये चीजें, ये पॉइंट्स तुम्हें ध्यान में रखने हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, क्योंकि काफी ज्यादा हार्ड ये बन जाते हैं। दे आर वेरी हार्ड लिखा हुआ है। सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। डायमंड हमें पता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस स्टोन है, तो उतनी हार्डनेस ये क्या कर जाते हैं, इन अटेन कर जाते हैं। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे इसमें, तो मेटालिक कंडक्टिविटी तो रहेगी, बट ये केमिकली क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाते हैं। ओके सो अब आ गया तुम्हारा अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन में देखो, एन अलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स, है ना, बचपन में पढ़ते थे हम लोग एलॉयज। एलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। एलॉयज में भी होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होना, इवन कॉम्पोजिशन। ऐसा नहीं है कि मान लो तुमने आयरन कॉपर को मिक्स कर दिया और तुम साफ साफ देख पा रहे हो इस पोर्शन में आयरन है, इसमें कॉपर है, भाई वो पूरे इवनली मिल जाते हैं, राइट। In solution in which atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of the other. Such alloys are formed by atoms with metallic radii that are within about 15%। भाई इस लाइन को अंडरलाइन कर दो कि दो मेटल ले रहे हो, उनका मेटेलिक रेडियाई 15% के आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा उनके साइजेस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यही रीजन है कि हम ट्रांजिशन मेटल को अलॉय बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि इनके साइजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। Because of similar radii and other characteristics of transition metals, alloys are readily formed by these metals. The alloys so formed are hard and have high melting points. Best known are ferrous alloys, chromium, vanadium, tungsten, molybdenum, manganese। इन सबको यूज करते हैं alloys बनाने में, variety of steels and stainless steel। Alloys of transition metal with non-transition metals such as brass। brass देखो copper, zinc, इसमें कॉपर ट्रांजिशन है, जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ब्रॉन्ज कॉपर टिन के साथ बन रहा है तुम्हारा, आर ऑल्सो कंसिडरेबल इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। मतलब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ भी ये क्या बना रहे हैं, अपना अलॉय बना रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से मतलब वही है, रीड मारने वाली बात है हमें इस सब की। बाकी ये पॉइंट ऐसे तो है नहीं है कि जो बहुत तुम्हें याद ना रहे, एक दो छोटी छोटी चीजें इनमें जो ध्यान में रखनी है, तो ये इजिली हो जाएंगे। ओके सो नेक्स्ट
ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोनाइन्स ऑफ मेटल, वैसे इनकी बात तो हमने ऑलरेडी कर ही ली है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोनाइन्स की, बट एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं. ऑक्साइड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. हाँ जी, एट हाई टेम्परेचर. ऑल मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड. हमें पता है भाई स्कैंडियम +2 में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो एमओ टाइप की ऑक्साइड बना भी नहीं सकता है. एंड दीज ऑक्साइड्स आर आयनिक. Highest oxidation number in the oxide coincides with the group number and is attained in scandium 2O3 बनेगा, +3 में एग्जिस्ट करता है. 2Mn2O7 Mn यहाँ पे +7 में. बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव Fe2O3 यहाँ पे +3 में है, आर नोन. इससे ऊपर कोई ऑक्साइड नोन नहीं है आयरन की. बिसाइड दी ऑक्साइड्स मैंने बोला था ऑक्सो कैटायंस, ऑक्सो एनाइंस भी एग्जिस्ट करते हैं. तो ये देखो Ti4 कैसे एग्जिस्ट करता है, TiO2 पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. As the oxidation number of metal increases, ionic character decreases. In case of Mn, Mn2O7 is covalent green oil. तो बेटा जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है, तुम्हारा साइज डिक्रीज होता है और पोलराइजेशन इंक्रीज करती है. याद करो फजान रूल में पढ़ाया था, तुम्हारा कैटाइन छोटा होना चाहिए. तो इधर ऑक्साइड एनाइन तो तुम्हारा एक ही है, कैटाइन जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है तुम्हारा कैटाइन छोटा होता जा रहा है. जितना छोटा साइज कैटाइन का उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर. तो Mn2O7 इज कोवेलेंट ग्रीन ऑयल, याद रखना. So CrO3 and V2O5 have low melting points. Higher oxides, the acidic character is prominent. जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी हम ये चीज पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारा Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी तुम्हारा बढ़ रहा है, और साथ साथ में वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी तुम्हारी क्या कर रही है, बढ़ रही है. चलो यहाँ पे हमने बोला कि the acidic character is predominant. फिर कह रहे हैं Mn2O7 gives HMnO4 and CrO3 gives H2CrO3 and H2Cr2O7. भाई हम इन्हें पानी में डालेंगे तो ये एसिड्स बनाएंगे. ये चीज हमें इनकी एसिडिक नेचर के बारे में ही तो बता रहा है, राइट. कह रहा है V2O5 reacts with alkalis as well as acids. तो मतलब कैसा ऑक्साइड हुआ, ये तुम्हारा एम्फोटेरिक हुआ. सो यहाँ पे देखो इन वेनेडियम देर इज ग्रेजुअल चेंज इन बेसिक V2O3 टू लेस बेसिक V2O4 एंड टू एम्फोटेरिक V2O5. V2O5 कैसी है, एम्फोटेरिक है. V2O4 dissolves in acids to give VO2 plus salts. Similarly, V2O5 react with alkalis as well as acids to give VO4 3 negative and VO4 positive respectively. VO2 positive होगा यहाँ पे, ठीक है. The well characterized CRO is basic but Cr2O3 is एम्फोटेरिक. और क्रोमियम अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा है, एम्फोटेरिक है, राइट. चलिए अब हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आगे जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है. तो पोटाशियम डाइक्रोमेट हम पहला पढ़ने जा रहे हैं. तुम देख लो यहाँ पे क्रोमियम तुम्हारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. और इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सब यहाँ पे इक्वेशंस दी हैं. पोटाशियम डाइक्रोमेट इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि लेदर इंडस्ट्री में या एज ए ऑक्सीडेंट हम इसे यूज करते हैं. और यहाँ पे देखो डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट विच इन टर्न आर ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर. तो क्रोमाइट ओर से हमको इसका प्रिपरेशन करना है. अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखो ये जो क्रोमाइट ओर है ना बेटा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ FeOCr2O3, राइट. क्रोमियम मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. और अभी अभी मैं लाइन रीड किया, जस्ट लाइन रीड की कि तुम्हारा क्रोमियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा, ये बेस से भी रिएक्ट करेगा. और ये तुम्हें पता है ये कैसा है, बेसिक. ये तुम्हारा बेसिक है. FeO मेटल के ऑक्साइड्स जनरली तुम्हारे कैसे होता है, बेसिक. एंड ये तुम्हारा कैसा है, एम्फोटेरिक. हमें पता है मेटल अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक नेचर रखते हैं, मिडल जैसे क्रोमियम +3 में, मैंगनीज +4 में अपना एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे जाते हैं एसिडिक नेचर शो करता है, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो
अगर बेटा क्रोमाइट ओर को हम सोडियम या सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे विद एक्सेस ऑफ एयर, तो रिएक्शन हमारी ये यहाँ पे रिएक्शन हमारी कुछ इस तरह से होगी। अब देखो क्रोमियम हमें +3 में तो नहीं चाहिए ना, हमें +7 में चाहिए। अब हमें Fe तो नहीं चाहिए साथ में, तो मतलब मैं कुछ ऐसा यूज करूंगी, मैं बेसिक या एसिडिक में से बेस को यूज करना प्रेफर करूंगी, बिकॉज मुझे ये नहीं चाहिए। एंड वी नो दैट बेस डजंट रिएक्ट, एंड बीइंग एम्फोटेरिक Cr2O3 विल रिएक्ट विद योर Na2CO3, और साथ में मैंने O2 ले लिया। अब यहाँ पे जो तुम्हारा O2 था वो तुम्हारा ऑक्सीडाइज कर देगा Fe को भी। Fe तुम्हारी यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देखो यहाँ तुम्हारी +3 में चली गई, और ये साथ में तुम्हारे क्रोमियम को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो हो गया ऑक्सीडाइज। हमें क्रोमियम चाहिए, ओके ओ सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पे क्रोमियम का +7 लिख दिया और यहाँ पे +6 होगा, माय बैड। क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन, क्रोमियम कैसे बनाएगा +7, ठीक है, मैंगनीज पता नहीं कैसे मेरे माइंड में आ गया। चलो, तो क्रोमियम तुम्हारा यहाँ पे क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब हमने अचीव कर लिया, क्रोमियम +3 से हम लोग +6 पे ले आए क्रोमियम को, राइट। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, लेकिन हमें सोडियम तो नहीं चाहिए था, सोडियम नहीं चाहिए हमें, तो मैम पोटेशियम चाहिए। तो पहले तुम क्या करो कि ये जो हमारे पास यहाँ पे बना है सोडियम क्रोमेट, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्रोमेट, हम इसे क्या कर देंगे, एसिडिफाई, एसिडिफाई कर दो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाई कर दिया। ये किस में चेंज हो गया, तुम्हारा क्रोमेट बेटा, क्रोमेट तुम्हारा चेंज हो गया है डाइक्रोमेट में। ये हमारा किस में चेंज हो गया है, डाइक्रोमेट में चेंज हो गया है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भाई, ये भी तुम्हारा +6 है, ये भी तुम्हारा +6 में, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं आ रहा है, तुम्हारा दोनों ही तुम्हारा कैसा है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब देखो, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, कह रहा है सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल है। अगर तुमने सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, तो बेटा जब हमारे पास एनायंस का साइज बड़ा होता है, पॉलीएटॉमिक आयंस आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अगर पॉलीएटॉमिक एनायंस वाले कंपाउंड है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो अगर मैं Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 में पूछूं तुम्हें, तो तुम्हारे पास जो K2Cr2O7 होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये रीजन भी है कि हम इसे टाइट्रेशंस में यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज लेस हाइग्रोस्कोपिक, ये ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वॉल्यूम चेंज करेगा और हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसे टाइट्रेशंस में किसको यूज करते हैं, K2Cr2O7, यहाँ पे लिखा होगा पॉइंट। चलो, यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारा, हमने सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम में चेंज कर दिया, KCl डाल के, डी का तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम को डिस्प्लेस कर लिया। अब कह रहा है ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइजेस आउट, हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज क्रिस्टल मिलेंगे, ठीक है, द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। अब कह रहा है क्रोमेट और डाइक्रोमेट आर इंटरकन्वर्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहाँ पे तुम्हारा जो क्रोमेट है और डाइक्रोमेट है ये इंटरकन्वर्टेबल है। मीडियम देखना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम में तुम्हारा डाइक्रोमेट स्टेबल है, बेसिक मीडियम में तुम्हारा क्रोमेट स्टेबल होगा। और इसका कलर जो होता है, डाइक्रोमेट का कलर तुम्हारा होता है ऑरेंज, ऑरेंज, इसका होता है येलो। मतलब तुम अगर क्रोमेट में जरा सा एसिड मिला दोगे ना, उसका कलर चेंज हो जाएगा, किसमें, ऑरेंज में। मान लो तुमने क्रोमेट लिया है, एसिड डाला ऑरेंज, अगर मान लो डाइक्रोमेट ले रखा है, बेस डाल दिया, तो तुम्हारा ऑरेंज कलर किस में चेंज हो जाएगा, येलो में, ऑरेंज कलर तुम्हारा येलो में चेंज हो जाएगा बेसिक मीडियम में, ठीक है। कलर दोनों के याद रह जाएंगे। तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, देखो ऑरेंज कलर का होता है। और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में दिया, देखो क्रोमेट आयन का भी स्ट्रक्चर दिया है, CrO4 2 नेगेटिव, मतलब 2 ऑक्सीजन तो मैम नेगेटिव है, बाकी डबल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन 2 नेगेटिव, एक को दे दो, एक को दे दो नेगेटिव, O नेगेटिव मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड बनाएगा, बाकी 2 बॉन्ड। अब इसमें देखो इनके बीच में रेजोनेंस होता है, इनके बीच में रेजोनेंस होता है, इन बॉन्ड्स के बीच में,
तो यहाँ पे तो सारा मेरे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, लेकिन ये तुम्हारे सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ तो सब में रेजोनेंस चल रहा है, राइट। अब कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटाइन CrO4 2 नेगेटिव एंड डाइक्रोमेटाइन Cr2O2 7 आर शोन बिलो। द क्रोमेटाइन इज टेट्राहेड्रल वेयरएज डाइक्रोमेटाइन कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राहेड्रल। देखो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल है ना, 1 2 3 4 मैम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखो इस क्रोमियम को 1 2 3 4 sp3, ये भी sp3, दोनों टेट्राहेड्रल है जिसको एक ऑक्सीजन बीच में ज्वाइन कर रहा है। और कह रहा है यहाँ पे जो CrO-Cr एंगल है, बॉन्ड एंगल, वो 126 हो गया। टेट्राहेड्रल है तो ये वाला एंगल कैसे हो गया इतना? तो बेटा ये बल्की ग्रुप्स है, इनमें रिपल्शन लग रही है। ऊपर लोन पेयर है लेकिन वो भी क्या कर लेंगे, जब ये ग्रुप इतने बल्की हैं, रिपल्शन लग रही है, तुम्हारा बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। अब सोडियम एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हाँ जी, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ये देखो ये रिएक्शंस लिख रखे हैं। खुद तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद की क्या कर लेगा, रिडक्शन। देखो क्रोमियम +6 से +3 में जाएगा, दूसरों का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो देखो I नेगेटिव -1 I2 0 में लेके जा रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे -2 से 0 में लेके जा रहा है ऑक्सीडेशन। टिन +2 से +4 में जाएगा, Fe2+ से Fe3+, बाकियों की ऑक्सीडेशन करेगा, खुद की रिडक्शन कर देगा। यहाँ पे देखो आयरन की +2 से आयरन को +3 में ले गया, खुद +6 से +3 में चला गया। ये पूरी रिएक्शन लिखी गई है। तो इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें पता ही है, हम रेडॉक्स में भी पढ़ते हैं। अब पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है जी। अब हमें पोटेशियम पर मैंगनेट बनाना है। तो देखो पोटेशियम पर मैंगनेट में हम लोग के पास, हाँ यहाँ पे, वहां पे उल्टा लिख दिया था मैंने भाई, ये है तुम्हारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2, ये भी तुम्हारी एक और है पायरुलुसाइड और। यहाँ पे तुम्हारा मैंगनीज किस में है भाई, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जब मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो मतलब इसका नेचर भी कैसा है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक है तो दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा। हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ। और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो KNO3 या फिर ऑक्सीजन भी ले सकते हो। दिस प्रोड्यूसेस डार्क ग्रीन K2MnO4 व्हिच डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव परमैंगनेट। हमने MnO2 लिया, KOH एल्कलाइन मीडियम, O2 क्या बन गया तुम्हारा, K2MnO4। ठीक है जी। अब हमें ये तो नहीं चाहिए था, यहाँ पे तुम देखो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी, +6। हमें तो +6 नहीं, हमें तो +7 तक जाना है। फिर हमने जो अपना मैंगनेट आयन लिया, इसको हमने एसिडिफाई कराया और हमें मिल गया MnO4 नेगेटिव, हमें मिल गया हमारा पर मैंगनेट +7। तो +6 हमारा +7 में चेंज हो गया, मैंगनेट को हमने पर मैंगनेट में चेंज कर लिया। देखो ये क्या हुई है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, +6 से +7 में गया +4 में, तो एक की ऑक्सीडेशन, एक ही की ऑक्सीडेशन, एक की ही रिडक्शन, तो इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Now commercially it is prepared by alkaline oxidative fusion of MnO2 followed by electrolytic oxidation। हम सिर्फ इसी मेथड से नहीं, हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन से भी इसे बना सकते हैं, और भी मेथड है। MnO2 को या तो फ्यूज कर दिया KOH KNO3 के साथ, तुम्हारा मैंगनेट आयन बन गया। अब ये जो मैंगनेट आयन यहाँ पे बना था, ये रिएक्शन सेम है। अब कह रहा है ये जो मैग्नेट आयन बना है, या तो ये तुम डिस्प्रोपोर्शनेट करा लो एसिड डाल के, या तुम इसके इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा दो, इससे हमें मिल जाएगा पर मैग्नेट आयन। ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। और ये तुम्हारा कैसा है, कमर्शियली तुम इस तरह से प्रिपेयर करोगे। अब कह रहा है लेबोरेटरी में हम मैंगनीज को कैसे करेंगे, तो कह रहा है मैंगनीज 2 आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पर ऑक्सोडाइसल्फेट टू फॉर्म परमैंगनेट। ये भी याद रखोगे, हम क्या यूज करेंगे, पर ऑक्सोडाइसल्फेट, इसे यूज करेंगे। तो भी हमारे पास जो है Mn2+, जो सीधा हमारा Mn2+ है, वो तुम्हारा किस में चेंज हो जा रहा है, Mn+7 में। हमने क्या किया, मैंगनीज आयन का सॉल्ट ले लिया, 2 मैंगनीज +2 वाला सॉल्ट ले लिया, उसको ट्रीट करवा दिया इससे, पर ऑक्सोडाइसल्फेट से, और तुम्हें मिल गया पर मैंगनेट। अब पोटेशियम पर मैंगनेट होता है डार्क पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का होता है, याद रखना, बड़ा अच्छा सा पिंक कलर आता है। अब कह रहा है कि ये आइसोस्ट्रक्चरल भी होता है KClO4 के साथ।
Salt is not very soluble in water, but when heated it decomposes to, अच्छा हीट करके ये रिएक्शन यहाँ पे क्या बना देता है, K2MnO4 MnO2 और साथ में O2 ऑक्सीजन गैस की प्रेपरेशन वाला भी मेथड हो गया ये एक. It has two physical properties considerable interest, its intense color and its diamagnetism along with temperature dependent weak paramagnetism. भाई है ये कैसा, तुम्हारे पास इसकी अगर बात करें तो डाईमैग्नेटिक है. KMnO4 KMnO4 देख लो, मैंगनीज तुम्हारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डाईमैग्नेटिक होगा. लेकिन कह रहा है टेम्परेचर अगर थोड़ा सा देंगे तो वीक पैरामैग्नेटिज्म ये शो कर देता है. These can be explained by the use of molecular orbital, जो हमारे लिखा है स्कोप में नहीं है, बस लिख दिया, ठीक है. The मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल. तो ये तुम्हारा मैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर है जो ग्रीन है, और ये पर्पल परमैंगनेट देख रहे हो तुम यहाँ पे अगर तुम बात करो मैंगनीज तुम्हारा +6 में है और यहाँ पे +7 में, तो यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा और ये तुम्हारा डायामैग्नेटिक होगा. दोनों टेट्राहेड्रल है. द मैंगनेट and permanganate ions are tetrahedral. The pi bonding takes place by overlap of p orbitals of oxygen and d of manganese. इसके पास d ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास तो नहीं है, p है, तो कौन सा बॉन्ड होगा, p pi d pi. ठीक है जी. The green manganate is paramagnetic because of one unpaired electron, मैंने बता दी ये बात तुम्हें, और दूसरा डायमैग्नेटिक है क्योंकि उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो ये तुम्हारा मैंगनेट के बारे में कुछ पॉइंट्स थे. अब कह रहा है एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस ऑक्सिलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड. द हाफ रिएक्शन ऑफ रिडक्टेंट्स आर, दो अलग अलग करके हाफ रिएक्शंस लिखी हैं. तो ये चीज मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो तुम्हारा मैंगनीज होता है +7 से मैंगनीज +2 में चला जाता है अगर मीडियम एसिडिक हो. अगर वीकली एल्कलाइन मीडियम हो तो तुम्हारा वो चला जाता है +4 में. अगर स्ट्रॉन्गली बेसिक हो तो वो जाता है तुम्हारा मैंगनीज +6 में. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है तुम्हारा मीडियम कैसा है. तो यहाँ पे तुम देखो एसिडिक मीडियम है और तुम्हारे पास यहाँ पे ये क्या कर देता है, ऑक्सिलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद की रिडक्शन करा देगा. एसिडिक मीडियम में रिड्यूस हो रहा है तो खुद Mn2+ में चेंज हो जाएगा. बाकी Fe2+ को Fe3+ में चेंज करता है, NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में चेंज करता है, I नेगेटिव को I2. I नेगेटिव का ध्यान रखना, अगर मीडियम एसिडिक है तभी तुम्हारा I नेगेटिव I2 में चेंज होगा. आगे देखो, क्योंकि तुम्हारे पास अगर और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो आयोडीन इज लिबरेटेड, ये है फ्रॉम पोटाशियम आयोडाइड. यहाँ पे देखो मीडियम कैसा है, एसिडिक H+, MnO4 लिया, खुद ये तुम्हारा +7 से किस में चेंज हो रहा है, +2. I नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, I2 में. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो तुम्हारा I नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, IO3 नेगेटिव. ध्यान रखना जब फेंटली तुम्हारा कैसा एल्कलाइन सॉल्यूशन है, यहाँ पे तुम्हारा मैंगनीज खुद +7 से कितने में जा रहा है, +4 में. ये ध्यान रखना है यहाँ पे. तो ठीक है, बाकी सबकी क्या कर रहा है, सबकी ऑक्सीडेशन कर रहा है. यहाँ पे भी देखो ऑक्सीडेशन हो रही है तुम्हारी, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रही है. यहाँ पे देखो खुद की देखो रिडक्शन, दूसरे की ऑक्सीडेशन, -2 से 0 में लेके जा रहा है. यहाँ पे भी तुम्हारी ऑक्सीडेशन हो रही है, खुद की रिडक्शन हो रही है, तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में लेके जा रहा है. यहाँ पे देख लो तुम्हारा थायोसल्फेट को किसमें, सल्फेट में लेके जा रहा है. ये रिएक्शंस दे रखे हैं. अब कह रहा है मैंगनीज सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड टू Mn2, द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड कैटेलाइजेस द रिएक्शन. यहाँ पे ये जो MnO4 नेगेटिव है तुम्हारा, ये +7 से किस में जा रहा है, यहाँ पे +4 में जा रहा है, और ये Mn2+2+ से +4 में भी जा रहा है. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है. यहाँ पे Mn, यहाँ पे ये +7 लिखा है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हमारे KMnO4 के. अब यहाँ पे देखो नोट दे रखा है एनसीईआरटी में, पैरामैंगनेट
permanganate titrations in presence of hydrochloric acid are unsatisfactory since hydrochloric acid is oxidized to chlorine. हम HCl में नहीं करवाते हैं titrations क्योंकि हमारा HCl जो है वो क्लोरीन में ऑक्सीडाइज हो जाता है. Besides its analytic use, analytical chemistry के अलावा पोटेशियम परमैंगनेट हमारा क्या है, फेवरेट ऑक्सीडेंट है इन preparative organic chemistry. It uses for bleaching of wool, cotton, silk, other textile fibers and for decolorization of oils. इसको तुम खुद से भी रीड एक बार मार सकते हो. अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना F ब्लॉक. D ब्लॉक तो हमारा फिनिश हो गया. अब हम करने जा रहे हैं F ब्लॉक. तो शुरू करते हैं हम अपना F ब्लॉक. देखो F ब्लॉक D ब्लॉक के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है क्योंकि इसमें लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स आते हैं. एक्टिनॉइड्स और छोटे हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा स्टडी हुई नहीं है, तो हमारी एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं लेंथेनॉइड्स की कंपैरेटिवली और कम हैं. तो देखो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे पढ़ना है. तो जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें दो सीरीज आती हैं. सो वन इज योर लेंथेनॉइड एंड अदर वन इज योर एक्टिनॉइड्स. ठीक है जी. अब लेंथेनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं एंड एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं. तो टोटल हमारे F ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 28 एलिमेंट्स. अब ये कह रहा है क्योंकि लेंथेनम जो है, बिकॉज लेंथेनम क्लोजली रिजेंबल्स लेंथेनॉइड्स, काफी सारी प्रॉपर्टीज उसकी मैच करती है, इट इज इंक्लूडेड इन द डिस्कशन विद लेंथेनॉइड्स. तो हम लेंथेनम को लेंथेनॉइड्स के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि लेंथेनम इज अ F ब्लॉक एलिमेंट, वो D ब्लॉक एलिमेंट ही है. सिमिलरली कह रहे हैं अ डिस्कशन ऑफ एक्टिनॉइड्स इंक्लूड्स एक्टिनियम. एक्टिनॉइड्स में हम एक्टिनियम को पढ़ेंगे जो D ब्लॉक में आता है क्योंकि उसकी भी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं इन 14 के अलावा. तो ये समझ लो कि तुम्हारे लेंथेनम एक्टिनियम की हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, बट स्टडी हम उनको किस में करेंगे, लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स में. नाउ लेंथेनॉइड्स रिजेंबल वन अनदर मोर क्लोजली देन डू द मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन एनी सीरीज. ये बहुत ज्यादा क्लोजली रिजेंबल करते हैं बाकियों के कंपैरिजन में. दे हैव ओनली वन स्टेबल. लेंथेनॉइड्स की बात कर रहे हैं तो देखो लेंथेनॉइड्स में लिखा है दे हैव ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट and their chemistry provides an excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charge along other series. तो लेंथेनॉइड्स में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है तो हम उसकी केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स है ऑन द अदर हैंड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि द कॉम्प्लिकेशन अराइजेस पार्टली ओइंग टू द अकरेंस ऑफ, किस वजह से भाई ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जा रही है. लेंथेनॉइड्स में बोला कि एक आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिल रही हैं. चलिए, तो इस वजह से. और दूसरा रीजन है रेडियो एक्टिविटी क्रिएट्स स्पेशल प्रॉब्लम्स इन देयर स्टडी. तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इनको सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं. पहले लेंथेनॉइड्स करेंगे फिर एक्टिनॉइड्स. चलिए, सो लेंथेनॉइड्स में सबसे पहले है आपका कॉन्फ़िगरेशन. इट मे बी नोटेड दैट एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद 6s2 कॉमन बट विद वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4f. However, the electronic configuration of all the tripositive ions are of the form 4Fn, n is equal to 1 to 14 with increasing atomic number. कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें अगर F ब्लॉक की, तो क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास NS2 n-1 D में 0 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n-2 F में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देख सकते हैं. तो ये हमारी होगी जनरल कॉन्फ़िगरेशन. अब यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन, आपके पास सबसे पहले लेंथेनम. लेंथेनम ध्यान रखना D ब्लॉक से बिलोंग करता है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 5d1 6s2. देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स D सबशेल, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 5d1 6s2. अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दोगे, जहां पर आपके D में एक इलेक्ट्रॉन आएगा उन केसेस को आप ध्यान में रखोगे. जहां D में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अभी देखो सीरियम में D में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी उसके नीचे नहीं है. फिर आएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन गैडोलीनियम में आएगा, उसके बाद आपका ल्यूटीशियम में आएगा. तो ये तीन आपके क्या हो गए,
हाँ, ये सीरियम को भी मैंने मार्क कर दिया। ये 3 आपके एक्सेप्शन होंगे। बाकी में आप देखो कहीं पे भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। इसमें डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ल्यूटीशियम में डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बाकी में देखो कहीं पे भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन्हें अलग से लिख लो, सीरियम, गैडोलीनियम एंड ल्यूटीशियम। ये होंगे जहां पे डी में इलेक्ट्रॉन आएगा। रीजंस इनके अपने अपने हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे गैडोलीनियम में आप देखो 4f7 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रही थी, इसलिए डी में चला गया। अगर मैं 4f8 कर देती तो वो गलत हो जाता। तो आप यहाँ पे देखो कि आपको 4f2 देखने को नहीं मिलेगा, 4f8 देखने को नहीं मिलेगा, और साथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको 4f तो 14 ही होगा, 15 तो हो भी नहीं सकता, तो 14 देखने को मिल रहा है, 13 12 11 10 9 7 8 कहीं देखो 9 7 8 8 मिसिंग हो गया। यहाँ पे f में 1 था, 1 के बाद 2 मिसिंग हो गया, तो f2 f8 आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। ल्यूटेशियम में देखो तुम्हारा फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है 4f14। तो हमने 5 हम 4f में अगर हम रख देते यहाँ पे 15 रख सकते थे, मुझे बताओ, नहीं रख सकते थे ना आप यहाँ पे। और आपकी वैसे भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन डी में भेज दिया। अब मैम सीरियम में क्यों नहीं किया हमने ऐसा? सीरियम में तो आप बोलोगे ना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है ना, कुछ हो रहा है, फिर क्यों हमने 5d में एक इलेक्ट्रॉन रखा है? इसका रीजन होता है कि इनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होता है इन केस ऑफ सीरियम, उसके बाद बढ़ता है। तो हमारे डी में इलेक्ट्रॉन सीरियम में देखे जाते हैं, बाकी में नहीं। बट आपको एग्जैक्टली याद क्या रखना है यहाँ पे? आपको एग्जैक्टली याद रख लेना कि सीरियम, गैडोलीनियम और ल्यूटीशियम में हम लोग को D1 मिलेगा, ठीक है। और फिर जो एक्टिनॉइड्स में आएगा वेरिएशन, वो मैं आपको वहां पे बताऊंगी। सो इतना हम ध्यान में रखेंगे। नाउ the overall decrease the overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium is unique feature in the chemistry of lanthanoids। तो कह रहे हैं भाई कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक डिक्रीज कर रहा है। इट हैज फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज इन द केमिस्ट्री ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, वो लिखी गई है, देखो, the decrease in atomic radii is not quite regular as it is regular in M3 positive ions। मतलब जो इनके ट्राइवेलेंट आयंस है उनमें एक रेगुलर डिक्रीज देखा जाता है। दिस कॉन्ट्रैक्शन is of course similar to that observed in ordinary transition series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in same subshell। However, the shielding of one 4f electron by another is less than the d electron। कह रहा है कि यहाँ पे तो shielding और ज्यादा पुअर है, वहां पे भी पुअर शील्डिंग की वजह से आप एक डिक्रीज देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो 4f की शील्डिंग और भी ज्यादा पुअर होती है। इज लेस देन 1d इलेक्ट्रॉन, डी में इलेक्ट्रॉन आएगा लेकिन अगर f में आएगा तो ज्यादा पुअर शील्डिंग होगी। विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा सीरीज में, तो साइज डिक्रीज होगा। तो देयर इज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइजेस विद इन द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो एक फेयरली हमको क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज इन साइज। अब यहाँ पे देखो, इसने तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सा ये डायग्राम भी बनाया कि जितने भी तुम्हारे ट्राइवेलेंट आयंस हैं इनका देखो रेगुलरली तुम्हारा साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात ध्यान से और बताऊं कि यहाँ पे जो इसने टेबल दिया है उसे ध्यान से देखो। लेंथेनॉइड्स, ये तुम्हारे ट्राइवेलेंट आयंस है, ये तुम्हारे नॉर्मल वाले लेंथेनॉइड्स है। यहाँ पे देखो 187 183 182 181 181 180 199, अब ये 199, यहाँ साइज इंक्रीज हो गया। यूरोपियम का साइज इंक्रीज हो जाता है और देखो तुम्हारा लेंथेनम से भी बड़ा हो जाता है, तो यूरोपियम सबसे बड़ा हो जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन तुम ट्राइवेलेंट में देखो कैटाइन में, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है। और ये कहता है कि बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं आता है साइज में, तुम देखो तो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं आ रहा है। 181 एक जगह 181 ही रह रहा है, फिर 180 हो रहा है, फिर 180, फिर 178, तो बहुत ज्यादा डिक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। एक स्टीडी सा डिक्रीज है, हल्का हल्का डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज में लेंथेनॉइड्स के। ऑलराइट, इसके बाद ये हमने साइज का कर लिया। अब आ जाओ तुम्हारा एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस तो हमने पढ़ लिए, और एक लाइन जो यहाँ पे लिखी है जो मैं तुमको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ
इसी चैप्टर में, द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम। ये भी किसकी वजह से है भाई, तुम्हारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही है, तो इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो देखो जो लेंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेंथेनॉइड्स को एलएन ऐसे लिख देते हैं हम लोग, एलएन सारे लेंथेनॉइड्स कवर होगी। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 इज देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ कि तुम्हें सीरियम +4 में मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हें यूरोपियम +2 में मिलेगा, तुम्हें यट्रबियम +2 में मिलेगा। एंड उसके बाद ये कह रहा है द बिहेवियर ऑफ समेरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम एग्जिबिटिंग बोथ +2 +3। समेरियम भी +2 में मिलता है, कई बार हम समेरियम को मिस कर देते हैं, लेकिन ये भी हमें +2 में मिलता है। मोस्टली हम ध्यान रखते हैं सीरियम का, और एक टर्बियम भी हमको +4 में मिलता है। तो मैं तुम्हें ये पूरा पैराग्राफ तुम एक रीड मारोगे, तुम्हें समझ में आएगा। मैं तुम्हें साइड में चीजें बता देती हूँ, तुम याद क्या रखोगे कि मैम हमको सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलता है, एंड हमको टर्बियम भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, और हमको यूरोपियम +2 में मिलता है, और हमें वाई भी +2 में मिलता है। इतने तुम याद रख लोगे जी। अब देखो, चाहे ये +4 में एग्जिस्ट करें, अब क्यों कर रहे हैं भाई ये +4 में एग्जिस्ट, बिकॉज ऑफ उनके हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस बन रही हैं या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस बन रही है, इसीलिए हमको ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहे हैं। देखो जरा सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो तुम, हमारे पास यहाँ पे था सीरियम। अब देखो सीरियम के तुम अगर इलेक्ट्रॉन सारे निकाल लो, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो जाएगी लाइक अ नोबल गैस। तो यहाँ से फिर यूरोपियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जाएगा। फिर उसके बाद तुम टर्बियम से निकाल दो, टर्बियम से तुम्हारे पास टर्बियम +4 में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से 2 निकाले, 2 यहाँ से, तो इसकी भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। वाई बी से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो इसकी देखो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो जस्ट टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये हमें इस तरह से दिख रहे हैं, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे। तो लेकिन बोला ये गया है कि इनकी जो फिर भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है सबकी वो +3 है, तो कहीं ना कहीं आपका सीरियम जो है वो +4 से +3 में आने की कोशिश करेगा। अगर ये +3 में आना चाहता है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो ये कैसे काम करता है, ये काम करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों कैसे हो गए तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कैसे होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि तुम सोचो कि यूरोपियम को +2 से +3 में जाना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन तो दूसरे की क्या कराएगा, रिडक्शन, तो इसे मैं क्या बोलूंगी, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज तुम याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक ये लाइन कि द वैल्यू ऑफ ई नॉट वैल्यू इसकी दे रखी है +1.74, तो इसकी टेंडेंसी तुम्हारी +4 से +3 में आने की है, एंड विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर, ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, राइट। तभी मैंने इसको क्या लिखा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। However, the reaction rate is very slow and hence cerium is a good analytical reagent। ये एक अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ से जितनी बातें थी यूरोपियम, ये सारी लाइंस मैंने तुमको यहाँ पर समझा दी हैं। अब आ जाओ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो एक बार रीड माननी पड़ेगी वैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक कि ऑल लैंथोनाइड्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स एंड टार्निश रैपिडली इन एयर, दी हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, समैरियम बीइंग, यहां से भाई ये याद रख लो, समैरियम बीइंग स्टील हार्ड, समैरियम काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। देयर मेल्टिंग पॉइंट रेंज बिटवीन 1000 to 1200 Kelvin, but samarium melts at 1623 Kelvin, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इनसे ज्यादा है। दे हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं इनके, एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो प्रॉपर्टीज हमारे मेटल्स की हैं। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंज स्मूथली एक्सेप्ट फॉर यूरोपियम एंड यट्रिबियम एंड ओकेजनली फॉर समैरियम एंड टर्मेरियम, ठीक है। चलो नाउ many trivalent lanthanoids are colored,
हमें कलर्ड याद रख लेने हैं भाई, कलर याद नहीं रखने, कलर्ड कौन कौन से नहीं है वो याद रख लेंगे, उनके अलावा सारे कलर्ड होंगे। Many trivalent lanthanoid ions are colored, but in solid state in aqueous solution, color of these ions may be attributed to presence of F electrons. Neither La3 positive nor Lu3 positive ion show any color. क्या तुम ये याद रख लोगे कि lanthanum 3 प्लस और ल्यूटेशियम 3 प्लस हमारे कलरलेस होते हैं? अपनी एनसीईआरटी में इसको मार्क कर लो, चाहे साइड में भी लिख लिया करो ताकि याद रह जाए। बट रेस्ट का कलर होगा, क्यों होगा? एफ ट्रांजिशंस की वजह से होगा। However, absorption bands are narrow probably because of the excitation within F level. F level में ही excitation हो रही है तो एक narrow band मिलेगा। Lanthanoid ions other than F0 type, lanthanum 3 positive, cerium 4 positive and the F14 type, ytterbium 2 positive and lutetium 3 positive are all paramagnetic. तो सारे, अगर मैं मैग्नेटिक नेचर की बात करूं, अगर मैं मैग्नेटिक नेचर की बात करूं तो सारे तुम्हारे कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक। किस किस को छोड़ के? एक तो इसी को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, La+3 ल्यूटीशियम +3 को, ये तुम्हारे डायमैग्नेटिक है। और किसे किसे हमें बोलना है डायमैग्नेटिक? तो सीरियम और यट्रिबियम, सीरियम +4 और यट्रिब तुम्हारा +2, ये कैसे हैं? डायामैग्नेटिक, क्योंकि इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब आ जाओ आयनाइजेशन एंथैल्पीज पे। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनॉइड्स आर अराउंड 600 किलो जूल, दूसरी है 1200 किलो जूल, जो कि कैल्शियम से कंपेरेबल होती है, कैल्शियम की तरह। A detailed discussion of the variation of third ionization enthalpy indicates the exchange enthalpy considerations as in 3D orbitals of the first transition series appear to impart a certain degree of stability. अब इसमें यहाँ पे देख लो, सिंपल सा पॉइंट ये है कि जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एक्सट्रीमली लो किस किस केस में है? वो है तुम्हारी लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम। इनके केस याद रख लो, तुम्हारे पास है लैंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटीशियम। अच्छा, लैंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होती है तुम्हारे पास? 4f0 5d1 6s2। अच्छा, अगर तुम La3+ बनाओगे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, इसी रीजन से इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। गैडोलिनियम में देख लो, जिनॉन 4f7 4f7 5d1 6s2, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन, अगेन स्टेबल। ल्यूटीशियम 4f14 5d1 6s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फुली फिल्ड हो रहा होगा, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इन केसेस में एक्सट्रीमली लो हो जाती है। यहाँ पे ये नाम लिख रखे हैं, इन्हें अंडरलाइन करके याद कर लेना है। ठीक है जी, ये चीज यहां से याद हो जाएगी। अब ये लाइन मैंने रीड नहीं करी। इन देयर केमिकल बिहेवियर इन जनरल द अर्लियर मेंबर्स ऑफ दीज सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम। कैल्शियम की तरह ये काफी रिएक्टिव होते हैं अर्लियर मेंबर, शुरू वाले मेंबर्स, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ये एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करने लग जाता है। जैसे एल्यूमिनियम भी है, उसके पास उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करता है, ये लेंथेनम +3, 3 इलेक्ट्रॉन गेन के क्या बन जाएगा? लेंथेनम। वैल्यूज ऑफ E0 फॉर द हाफ रिएक्शंस, वैल्यूज तुमको याद नहीं करनी है, but ranges from -2.2 to -2.4 volt except for europium, for which the value is -2 volt. This is of course a small variation. The metals combined with hydrogen when generally heated in the gas, the carbides, ये रिएक्शन आगे पेज पे दे रखे हैं, कार्बाइड्स बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे वाटर के साथ रिएक्ट करके, दे लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो जैसे मेटल हाइड्रोजन इवॉल्व होती है जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वैसे ही लेंथेनम का रिएक्शन भी होगा हमारा एसिड्स के साथ। एंड बर्न इन हेलोजेंस टू फॉर्म हेलाइड्स, दे फॉर्म ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स भी बनाते हैं। तो ये सारे कैसे होते हैं? हमारे मेटल्स ही एक तरह से, तो हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, बेसिक नेचर होगा। जैसे जैसे तुम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे बेसिसिटी कम होगी, लेकिन होगी, बेसिक सारे ही होंगे बट हल्की हल्की कम होती रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहेगी, साइज डिक्रीज होगा तो। ठीक है, नाउ दे आर बेसिक लाइक एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की तरह ये बेसिक होते हैं। एंड हाइड्रोक्साइड्स
द जनरल रिएक्शंस आर डिपिक्टेड। हाँ, तो ये जनरल रिएक्शन देख लो, बहुत आसान है कि एसिड के साथ रिएक्ट किया तो H2 लिबरेट कर दिया, हेलोजन के साथ LnX3 बना लेगा। तुम खुद सोचो ना, इस पे इसकी +3 चार्ज है, इस पे 1 होता है, क्रिस क्रॉस किया, तुम फॉर्मूला लिखने आता है। अब हाई H2O के साथ क्या बनाएगा, जब इस पे 3 है, OH पे 1, तो LnOH थ्राइस बना देगा। ठीक है, तो Ln2O3 ऑक्साइड पे कितना चार्ज, इस पे 3, इस पे 2, तो तुम ये इतना सा बना लोगे। सल्फाइड पे भी 2 चार्ज होता है, तो Ln2S3 इस तरह से। एलन नाइट, ये लेंथेनाइड यहाँ पे नाइट्राइड बना लेगा, दोनों पे 3 चार्ज है। चलो, ये रिएक्शन तो सिंपल है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है ना, मिश मेटल, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो यूज बताए हैं थोड़े बहुत। बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लेंथेनॉइड इज द प्रोडक्शन ऑफ alloy steels for plates and pipes and a well known alloy mish metal which consist of, इसमें लेंथेनॉइड होंगे, कितने होंगे भाई, 95% तक होता है। सीरियम सबसे ज्यादा होता है, 95% तक इसमें लेंथेनॉइड्स होते हैं, बाकी कुछ 5% आयरन, 5 कुछ कुछ 5 क्या एग्जैक्टली थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बाकी ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम होते हैं। अ गुड डील ऑफ मिश मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय, बुलेट्स बनाने काम आते हैं, शेल एंड लाइटर फ्लिंट, इन सब को बनाने के ये काम आता है मिश मेटल। याद रखो, मिश मेटल हमसे पूछा जा सकता है। मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर employed as catalysts in petroleum cracking, catalyst की तरह भी काम करते हैं। lanthanide oxides are used as phosphors in television, phosphorescence जो टेलीविजन में होते हैं उसके लिए यूज हो जाते हैं, screens and similar fluorescing surfaces। ये कुछ यूजेस हैं, ठीक है। इसमें से मिश मेटल इंपॉर्टेंट था, उसको देख लेना, याद रखना। अब आगे एक्टिनॉइड्स, तो एक्टिनॉइड्स में भी 14 ही एलिमेंट है, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, लेकिन एक्टिनियम को हम इसके साथ ही पढ़ेंगे जो कि डी ब्लॉक का है। अब जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाओ। इसमें तुम्हें थोरियम पे ध्यान देने वाली बात है। थोरियम पे तुम ध्यान दोगे कि 6d2, अभी तक डी में एक जा रहा था, एक एक्सेप्शन, वो जो मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी उसके एक एक्सेप्शन है, दैट इज थोरियम। यहाँ पे तुमको डी में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। बात समझ में आई। अब इसका जो ट्राइवेलेंट आयन है उधर, उसमें आ रहा है एफ में इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में एफ में इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्सेप्शन याद रहेगी। अब तुम वहां पे बोलोगे कि मैम वहां पे तो सीरियम के बाद, सीरियम में डी में इलेक्ट्रॉन आया था, लेकिन उसके बाद नहीं आ रहा था डी में इलेक्ट्रॉन। बाकी जहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रही थी वहां डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा था, बट यहाँ पे तो चाहे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी हो रही है, फिर भी आप देखो यहाँ पे प्रोटेक्टियम के बाद डी में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो बेटा इनमें एनर्जी गैप और कम होता है। इसीलिए यहाँ पे तुम देखोगे नेपच्यूनियम तक तुम डी में इलेक्ट्रॉन तुम्हें भरना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद तुम नहीं भरोगे। फिर यहाँ पे तुम वही भरते हो जहां पे तुम्हारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही हो, जैसे क्यूरियम में और तुम्हारा लॉरेंसियम में। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शंस है। तो इसमें देखो डी में इलेक्ट्रॉन किस किस में देखने को मिल रहा है, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, यहां तक नेपच्यूनियम तक। उसके बाद क्यूरियम, उसमें तो क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, और फिर लॉरेंशियम में तो 1 2 3 4 5, उसमें 5 ऐसे एलिमेंट्स है जहां पे डी में इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहा है। ओके जी, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड अर्लियर मेंबर्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइव्स। जो पहले वाले मेंबर्स हैं वो थोड़ा ज्यादा देर तक स्टेबल रहते हैं। द लेटर ones have half life values ranging from a day to 3 minutes for lawrencium. The latter members could be prepared only in nanogram quantities, बहुत कम quantities में बनते हैं। These facts render their study more difficult. तो भाई पहलों की तो, पहले कुछ members की तो हम फिर भी study कर लेंगे, लेकिन बाकी members की मुश्किल है, क्योंकि एक तो बनते बहुत कम है, नैनोग्राम्स में बन रहे हैं, दूसरा इनका हाफ लाइफ भी कम होता है। तो मैम ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि चलो शुक्र है इनकी केमिस्ट्री से हम बच गए, है ना। अब all the actinoids are believed to have the electronic configuration of 7s2 and variable occupancy of 5f and 6d shells. The 14 electrons are formally added to 5f. 5f में पता है 14 तक आ सकते हैं हमें, दो नॉट इन थोरियम। थोरियम में तुम्हें पता है डी में 2 चले गए, और फिर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की ही चर्चा हुई है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हें बता दी, कहाँ कहाँ तुम्हें एक्सेप्शन आ रही है।
अब है जनरल ट्रेंड इन lengthenoids is observable in actinoids as well. The gradual decrease in size of atoms or M3 positive ions across the series, they may be referred to as actinoid contraction. तो यहाँ भी तुम्हारा साइज डिक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे. क्यों? क्योंकि जो अब इलेक्ट्रॉन है 5f में आ रहा है, 5f में आ रहा है तो शील्डिंग और ज्यादा पुअर है, और ज्यादा पुअर है. Like lengthenoid contraction, इसमें the contraction is however greater from the element to element in this series resulting in poor shielding by 5f electron. अब देखो इसमें from element to element जो है इस सीरीज में contraction और ज्यादा हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है 5f में, उसकी शील्डिंग और ज्यादा पुअर है क्योंकि 4f के कंपैरिजन में 5f न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर है. अब देर इज अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो जैसे मैंने तुमको लेंथेनॉइड के टाइम पे बोला कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी स्टेबल होती है, इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है. उसमें से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, क्योंकि आप देखो ना न्यूक्लियस से तुम्हारा 4f अगर यहाँ है तो 5f और दूर होगा, अगर और दूर होगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है. तो बाकी जो हमारे पास यहाँ पे शेल्स हैं 7s है, 6d है, 5f है, उन सब की जो एनर्जी है वो कम है, तो हम उन सब में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वो सारे अवेलेबल हैं हमारे पास. ठीक है, 5f भी है, 6d भी है, 7s भी है अवेलेबल, इन तीनों से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ढेरों हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे मिल जाती हैं. तो जनरली +3 भी दिखाता है ये. The elements in first half of the series frequently exhibit higher oxidation states. For example, maximum oxidation state from +4 to +5 to +6 to +7. +7 इनकी मैक्सिमम होती है. देखो इसको टेबल में देख लो, तुम्हें क्या याद रखना है यहाँ से, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम में देख लो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, +7 +7 नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम शो कर रहे हैं. अब आ जाओ, दी एक्टिनॉइड मेटल्स आर ऑल सिल्वरी इन अपीयरेंस. ये सारे कैसे हैं, सिल्वरी हैं, बट डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स. द स्ट्रक्चरल वेरिएशन इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन मेटेलिक रेडियाई विच आर फार ग्रेटर देन इन लेंथेनॉइड्स. तो ये सारी चीजें क्या है, तुम्हारी जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको एक बार रीड मार लेना. Now, actinoids are highly reactive metals, especially when finely divided. The action of, तो ये boiling water के साथ react करते हैं या steam के साथ. The action of boiling water on them, for example, gives a mixture of oxide and hydride. तो जब आप actinoids का reaction boiling water के साथ या steam के साथ कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, hydrides. तुम्हें मिलेंगे हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स. ठीक है जी, ये चीज हमें मिलेगी. एंड कॉम्बिनेशन विद मोस्ट नॉन मेटल्स के साथ टेक्स प्लेस एट मॉडरेट टेम्परेचर. नॉन मेटल्स के साथ भी कंबाइन करते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल मेटल्स बट मोस्ट आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड. क्यों? क्योंकि वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. एल्कलीज हैव नो एक्शन. द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑक्टेनाइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे उसमें बता दिया हमने कौन कौन से डायमैग्नेटिक थे, कौन कौन से पैरामैग्नेटिक, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, नहीं बता सकते. Although the variation in magnetic susceptibility of the octanides with the number of unpaired 5f electron is roughly parallel to corresponding resulting for lengthenoids. तो कुछ कुछ की पैरेलल होती है lengthenoids के साथ, the latter बाकियों की हाई वैल्यू होती है. तो ये सारी चीजें हमसे वो नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा क्योंकि इसके बारे में हमारे को ज्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं है. एक्टिनॉइड एक छोटा सा टॉपिक है, उसको थोड़ा सा बस लाइटली रीड मार लेना तुम लोग. जो जो चीजें मैंने बताई हैं उन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना. It is evident from the behavior of actinoids that the ionization enthalpies of the early actinoids, though not accurately known, but lower than for the early lanthanoids. Early lanthanoids से कम होती है, लेकिन exactly हमें इनकी ionization enthalpy की values नहीं पता है. This is quite reasonable since it is to be expected then that when 5f orbitals are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core of electron. क्योंकि भाई 5f बाहर को होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान है लेंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में. ठीक है, तभी ये कह रहा है कि लेंथेनॉइड के कंपैरेटिवली इस इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है क्योंकि 4f थोड़ा अंदर है, 5f थोड़ा बाहर तक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान होगा.
ठीक है. The 5f electrons will therefore be more effectively shielded and the nuclear charge than the 4f electrons of the corresponding lanthanoids because the outer electrons are less firmly held. They are available for bonding in octanoids. ये less firmly held होंगे, obviously nucleus से दूर होंगे, तो bonding में participate कर पाएंगे. अब है तुम्हारा a comparison of actinoids with lanthanoids with respect to different characteristics as discussed above reveals that behavior similar to that of lanthanoid is not evident until the second half of the actinoid series. However, even the early actinoids resemble the lanthanoids in showing close similarities with each other and gradual variation in properties which do not entail change in oxidation state. तो कुछ कुछ similarities है, कुछ कुछ variations भी हैं. जैसे oxidation state में देख लो, the lanthanoid and actinoid contractions have extended effects on sizes, therefore the properties of elements succeeding them in their respective periods. Lanthanoid contraction is more important because the chemistry of elements succeeding the actinoids are much less known. ये हर चीज को आके वही एंड कर रहा है कि लेस नोन है, तो हमें ज्यादा चीजें नहीं पता. अब ये कुछ डी एंड एफ ब्लॉक की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ दे रखा है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होते हैं. फिर हम बात करें तो रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, इन सब में यूज होता है. तो क्या पता कभी पूछ ले, जैसे ये यूके कॉपर कॉइन्स में यूज होते हैं. ठीक है, कैसे कॉइन्स होते हैं, ये कॉपर कोटेड. ये सारे डी एंड एफ ब्लॉक के यूजेस एक साथ दे रखे हैं. सिल्वर यूके कॉइन्स में कॉपर निकल के एलॉय होते हैं. ठीक है, मैनी ऑफ मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर एसेंशियल कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट की तरह ये हमने वहां भी बात कर ली थी. तो यहाँ पे ये सारे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में देख लो या हैबर प्रोसेस में देख लो, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, उसमें भी तुम्हारे डी ब्लॉक के मेटल्स मिल जाएंगे, हैबर प्रोसेस में मिल जाएंगे. तो ये सब एक बार इनको रीड मार लेना, कुछ यूजेस हैं. तो इतना हम लोगों को, अगर जितना मोस्टली देखो डी ब्लॉक में ज्यादा चीजें पढ़ने को, यहाँ पे इतनी चीजें पढ़ने में नहीं है. थोड़े बहुत यूजेस हैं. देखो जैसे तुम्हारी वैकर प्रोसेस में PdCl2 ये यूज आ गया कि भाई हम एज अ कैटलिस्ट इनको यूज करें. फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में भी हम AgBr का यूज करते हैं. ठीक है, ये हमारी क्या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं ये सब. तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास कुछ, तो ये देख लेना एक बार. तो इसी के साथ हमने डी एंड एफ ब्लॉक को खत्म कर लिया. और अब एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ने का काम, याद रखने का काम तुम्हारा है, क्योंकि याद नहीं होगा. मैम ने एक बारी करवा दिया, लेकिन जितनी बार तुम इसको पढ़ोगे उतनी बार चीजें याद रहेगी. है याद रखने वाली चीजें, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं. बट हाँ, थोड़ा तुम्हें चीजें जो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो सकती है वहां पे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देंगे, तो ज्यादा टाइम तक तुम पढ़ पाओगे. अगर सिर्फ ऐसे ही बैठ के रटते रहोगे तो मुश्किल होता है, याद नहीं रहती है लॉन्ग टर्म तक चीजें. तो एक जहां जहां एक्सप्लेनेशन हो सकती है वहां वहां देके हम तुम्हें उनको इजीली रिटेन करने में हेल्प करते हैं. बाकी अब तुम्हें उनको रिटेन रखना है पेपर तक एटलीस्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन.